ठीक। तो डिफेक्ट तक हमें पढ़ लिया था। अब है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स। जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमें टेस्टिंग के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो जो अगर काउंटिंग में करें तो 7 है। अगर इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे पहला प्रिंसिपल कहता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, टेस्टिंग हेलो शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। हाँ। हेलो। सर, वॉइस कट रही थी आपकी। सबके लिए कट रही है, किसी को नहीं आ रही? नहीं हाँ, सही है। क्लियर है सही सर। है सर। ठीक है। ठीक है, मेरी साइड से नेटवर्क का इशू हो सकता है, आज बारिश भी है। ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल। तो पहला है टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए? क्यों? टेस्टिंग से डिफेक्ट की प्रेजेंस होती है, और डिफेक्ट को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेस्ट इंजीनियर विल टेस्ट द एप्लीकेशन टू मेक श्योर दैट द एप्लीकेशन इज बग और डिफेक्ट फ्री। एप्लीकेशन हमें हमेशा डिफेक्ट फ्री बनाना है। क्यों? क्योंकि हर डिफेक्ट की एक कॉस्ट होती है। अगर कोई डिफेक्ट यूजर तक पहुंच गया, फॉर एग्जांपल बैंक का कोई डिफेक्ट है और किसी ने ढूंढ लिया कि यार यहाँ पेमेंट करने पर पैसा डबल पहुंच रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है कि हम एक जीरो कम लगा रहे हैं तो वो दो तीन जीरो ऐड होके पहुंच रहे हैं, तो वो काफी बेनिफिट उठा सकता है। या किसी की बड़ी पेमेंट थी, वो फंस गई, तो दोबारा एप्लीकेशन यूज नहीं करेगा और तीन चार लोगों को और फीडबैक दे देगा एप्लीकेशन के बारे में। तो वो क्या है, बहुत निगेटिव सिनेरियोज हैं। तो डिफेक्ट क्या हो सकता है, बहुत कॉस्टली हो सकता है। तो डिफेक्ट को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए सारी टेस्टिंग की जाती है, मैनुअल ऑटोमेशन। क्लियर? नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक प्रिंसिपल है कि आप सब कुछ नहीं टेस्ट कर सकते। सब कुछ नहीं टेस्ट कर सकते। फॉर एग्जांपल कि एक वेबसाइट बनी है जिसमें मैं कैलकुलेटर, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन बना है कैलकुलेटर का। ठीक है। इसमें मुझे चेक करना है 89 प्लस 63 ऐड होके वैल्यू आ रही है, तो इसमें आ रही है वैल्यू। स्क्रीन दिख रही है मेरी ये? हाँ। यस यस सर। सर। अब लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे नंबर, जितने नंबर हैं दुनिया में, सबको ऐड करके देखूं। पॉसिबल है? नंबर तो बहुत सारे होंगे, सब नंबर को प्लस माइनस करके देखना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई सॉफ्टवेयर बना है, लोन देने का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। उसमें कोई प्रिंसिपल वैल्यू डालता है 10 लाख, और वो मंथली डालता है कि मुझे कितने मंथ की ईएमआई चाहिए, मुझे 60 मंथ्स की ईएमआई चाहिए। तो उसके पास एक ईएमआई कॉस्ट निकल के आती है, तो ये कैलकुलेट करके बताता है सॉफ्टवेयर। तो क्या जो ईएमआई आ रही है, मुझे चेक करना है कि वो सॉफ्टवेयर सही बता रहा है नहीं बता रहा है। तो क्या मैं सारे नंबर्स पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखूंगा? नहीं। सारे नंबर पे टेस्ट केस अलाउ ही नहीं करेंगे, वरना वो टेस्टिंग अनलिमिटेड चली जाएगी, मैं टेस्टिंग करते रह जाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे बाउंड्री वैल्यू एनालाइज करनी कि कितनी टेस्टिंग मुझे करनी है। टेस्टिंग टेक्निक में सीखेंगे कितनी टेस्टिंग करनी चाहिए। Sometimes it seems to be very hard to test all the modules and their feature with effectively and non-effective combination of the input data throughout the actual testing process. Hence, instead of performing the exhaustive testing, it takes boundless determination and most of the hard work in unsuccessful. हम टेस्टिंग करते जा रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं, तो हमें टेक्निक्स का यूज करना है कि कौन कौन से मेथड का टेस्टिंग कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड इफेक्टिव हैं, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे कितनी टेस्टिंग में रुक जाना है। क्लियर है? ये बेसिक टेस्टिंग प्रिंसिपल है। ये क्लियर है सबको? यस। ठीक है। नेक्स्ट, अर्ली टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल कहता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हो, साथ बाय साथ सेम फेज में टेस्टिंग भी स्टार्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफेक्ट जल्दी मिल जाएंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आप कुछ काम कर रहे थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्डिंग बनाने के फर्स्ट फ्लोर पे ही आपको पता लग गया यार ये जो पाइपलाइन है
या ये कुछ हम सीमेंट यूज कर रहे हैं बहुत बेकार है, हमें चेंज करना चाहिए, अप्रोच चेंज करनी चाहिए, या हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये गलत बन रहा है, जो हमने सारे प्लानिंग की थी वो गलत जा रही है। तो अगर वो फर्स्ट फ्लोर बनते हुए ही हमें पकड़ में आ गई तो वो आसानी से रिजॉल्व हो सकती है। अगर वो ही बिल्डिंग बनने के बाद बाद में पता लगा कि अरे पाइपलाइन गलत डल गई, सब तोड़ो, तो उसकी कॉस्ट होगी। सही वो तब भी हो जाएगा लेकिन उसकी ज्यादा कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम लगेगा फिक्स करने का। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल कहता है अर्ली टेस्टिंग। हियर अर्ली टेस्टिंग मीन दैट द टेस्टिंग एक्टिविटी शुड स्टार्ट इन द अर्ली स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये एसडीएलसी में पढ़ाऊंगा क्या होता है, कि रिक्वायरमेंट जब जैसी रिक्वायरमेंट आती है कि ये सॉफ्टवेयर चाहिए तब से ही टेस्टर शुरू हो जाएं उस पर काम करना। और ऐसा ही होता है इंडस्ट्री में, जैसे रिक्वायरमेंट आती है कि क्या बनाना है तो डेवलपर अपना प्लान करने लगता है, टेस्टर अपना प्लान करने लगता है। हम डिस्कस करेंगे आगे कैसे होती है प्लानिंग। अर्ली टेस्टिंग समझ में आ गई? रिस्पॉन्स यस सर। देते रहना मुझे, तब समझ में आएगा Yes, कि। sir. Yes. नेक्स्ट है डिफेक्ट क्लस्टरिंग। डिफेक्ट क्लस्टरिंग कहता है कि थ्रू आउट द टेस्टिंग प्रोसेस, कि कभी कभी ऐसा होता है कि डिफेक्ट ना क्लस्टर में मिलते हैं। 80-20 रूल होता है कि 80% डिफेक्ट आपके 20% मॉड्यूल से निकलेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपका एक मॉड्यूल है 100% का, तो आपने पहला चेक किया, दूसरा चेक किया, आपको लग से लग रहा है कि डिफेक्ट नहीं आ रहा है, मॉड्यूल सही है, तो हमें रुक नहीं जाना है, हमें लास्ट तक चेक करना है। ज्यादातर किसी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में ज्यादा डिफेक्ट निकलते हैं। क्लियर? यस सर। जो कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल Yes. होगा जहां पे सारा इंटीग्रेशन हुआ होगा, चांसेस है वहीं पे ज्यादा निकले। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर ऊपर के 2 मॉड्यूल चेक कर लिए बाकी अंदर देखा ही नहीं, कि भैया 10 तो सही चल रहे हैं, 11वां वाला भी अपने आप सही चलेगा, तो हो सकता है 10 में उतने डिफेक्ट ना निकले जितने 11वें में अकेले में निकल जाए। 80-20 रूल, कि 20% प्रोजेक्ट से ही जो 80% डिफेक्ट आ रहे हैं वो वहीं से आ रहे हैं। अगर मैंने फिर से इसको ध्यान से समझना, कि मेरे को डिफेक्ट निकले प्रोग्राम में किसी में 100 डिफेक्ट्स निकले, और कौन से मॉड्यूल से निकले? 20% से एक ही मॉड्यूल से निकले, बाकी अदर 80%, 20 मॉड्यूल से निकले हैं 80% डिफेक्ट, 80 डिफेक्ट। और बाकी प्रोजेक्ट कितना बचा? 80%। वहां पता लग रहा है कि बहुत कम डिफेक्ट, 20 डिफेक्ट आ रहे हैं। तो अगर हमने सारे डिफेक्ट फिक्स करने हैं तो हमें पूरी टेस्टिंग करनी पड़ेगी सब मॉड्यूल की, हम किसी मॉड्यूल को स्किप नहीं कर सकते, या ये नहीं सोच सकते यार इसमें कम डिफेक्ट आ रहे हैं जाने तो उसकी टेस्टिंग नहीं करते हैं, ये ठीक बना है। तो ऐसा नहीं है, डिफेक्ट क्लस्टर में मिल सकते हैं आपको। ये क्लियर हो गया? यस Yes. सर। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स कहता है कि अगर हम सेम टेस्ट केस बार 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 बार, मैंने 5,000 टेस्ट केस बना लिए, 5,000 टेस्ट केस बना लिए, सेम टेस्ट केस को मैं बार बार रन करूंगा ना तो मुझे डिफेक्ट आने बंद हो जाएंगे, मुझे नया डिफेक्ट नहीं मिलेंगे। मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तो मुझे टेस्ट केस भी साथ में साथ अपडेट करते रहने चाहिए। टेस्टिंग क्या है? एक लाइफ साइकिल प्रोसेस है। टेस्ट केस 5,000 टेस्ट केस हैं तो उसमें से जो जो चीजें अपडेट हुई हैं वो भी मुझे टेस्ट केस में अपडेट करना है। डिफेक्ट ढूंढने का नया तरीका, नया अप्रोच फॉलो करना है, कि अगर मैंने कुछ प्रोजेक्ट में चेंज किया, पुराने टेस्ट केस चलाते रहूंगा, बार बार सेम चीज चलाते रहूंगा, तो वो क्या होगी, अब एरर फाइंड करना बंद कर देगी। टेस्ट केस क्या होता है? रिटर्न तरीका होता है जिसकी हेल्प से मैं क्या करता हूँ, डिफेक्ट ढूंढता हूँ। This principle define if we are clustering the same set of test case again and again over a particular time, then this kind of a test will not be able to find the bugs in the software of an application. सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में बग्स आने बंद हो जाएंगे। कौन से? न्यू बग्स। हमें पता ही नहीं चलेगा कुछ एरर है नहीं है, हम पूरा ही पुराना ही मेथड चेक करे जा रहे हैं, पुरानी फंक्शनलिटी चेक करे जा रहे हैं, कुछ अपडेट नहीं किया। तो टेस्ट केसेस भी रेगुलर अपडेट होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर की बिल्ड आती रहती है, नई नई सॉफ्टवेयर के वर्जन आते रहते हैं, ऐसे ही साथ साथ वर्जन के साथ साथ हमें क्या करने हैं, टेस्ट केस भी अपडेट करते रहने हैं। तो टेस्टिंग क्या है? लाइफ साइकिल प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता। जब तक सॉफ्टवेयर रहता है तब तक टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट है टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। टेस्टिंग क्या है? कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। हम क्या टेस्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ई कॉमर्स साइट को चेक कर रहा हूँ तो उसको चेक करने का अलग होता है। उसमें एसकेयू हैं, एसकेयू के नीचे पार्ट्स हैं, डेटा है, ठीक है। उसमें शॉपिंग कार्ट कैसे ऐड हो रहा है, उसमें पेमेंट गेटवे कैसे अटैच है, कितनी स्मूथ चल रही है, वो सारी चीजों को ध्यान देना होता है। एक एसक्यू के मल्टीपल एमकेयू सारे हैं। एसक्यू होता है बट बेसिकली स्टॉक कीपिंग यूनिट, हर एक आइटम का एक स्टॉक का यूनिट होता है, ठीक है। अगर मैं अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर चेक कर रहा हूँ तो उसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग है। कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा हूँ तो उसकी चीजें अलग हैं। एक ई कॉमर्स साइट को चेक करने का अलग है। क्लियर? तो हर साइट को चेक करने की अप्रोच भी अलग हो जाती है, टेस्ट के डिजाइनिंग भी अलग हो जाती है। तो उस डोमेन की नॉलेज होना भी इंपॉर्टेंट होता है। सो डोमेन नॉलेज कहते हैं। कि अगर आप एक फिनेंस की साइट को चेक कर रहे हो तो आपको फाइनेंशियल टर्म पता होनी चाहिए। क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, सैलरी डेबिटर कौन से होते हैं, ठीक है। वो आप काम करते करते उसमें सीखेंगे कि मुझे कहाँ से पैसा कटेगा, किस अकाउंट में जाएगा, उसके वाउचर्स क्या हैं। ये फिनेंस के टर्म्स है, अकाउंट्स के टर्म्स है जो मैं बता रहा हूँ। शायद किसी ने कॉमर्स पढ़ी होगी तो रिलेट कर पाएगा। लेजर एंट्री कहाँ पे हो रही है सॉफ्टवेयर में, अकाउंट्स में कहाँ पे कट हो रहा है, क्लियर है, उसकी जीएसटी कहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है। तो वो डोमेन नॉलेज है। अब जीएसटी रेलेवेंट नहीं है ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में आ जाते हैं तो एसकेयू क्या है, एमकेयू क्या है, उनकी और प्रोडक्ट क्या है, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, मल्टीपल कलर्स का ऑप्शन है नहीं है उसमें, तो वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हो जाती है। तो आप उस हिसाब से टेस्टिंग भी करते हो, उसी हिसाब से टेस्ट केस भी बनाते हो। क्लियर? मैनुअल टेस्टिंग में ध्यान रखना डोमेन नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होती है। या 3-4 साल एक्सपीरियंस हो जाते हो, अगर आपको फिनेंस की नॉलेज है तो फिनेंस की जो कंपनीज है, फिनटेक कंपनी है, वो आपको अप्रोच करती हैं, ठीक है। गेमिंग साइड में, गेमिंग साइड की टेस्टिंग के लिए भी कंपनी अलग से अप्रोच करती हैं कि आपको गेमिंग साइड आपने टेस्ट की, आ जाओ करते हैं। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी। वंस द एप्लीकेशन, एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी का मतलब है कि हम किसी भी साइट को टेस्टिंग करने के बाद भी इंश्योर नहीं कर सकते कि वो 100% बग फ्री है। ये बात समझ में आ रही है? कोई भी कंपनी आपको ये कमिटमेंट नहीं दे सकती कि जो टेस्टिंग है वो 100% बग फ्री है। कोई ना कोई टेस्ट केस फेल हो सकता है, या कोई ना कोई टेस्ट केस हमने चेक भी नहीं किया है, वो भी कंडीशन हो सकती है कि हमें कोई चेक नहीं किया, छूट गया, क्योंकि मैनुअल मेथड है, इंसान ही कर रहा है तो गलतियां हो सकती हैं। 99% बग फ्री हो सकता है, तो बहुत टाइम से आ रहा है, बहुत सारी टेस्टिंग हो चुकी है। लेकिन 100% कमीशन की अब इसमें कोई बग डिफेक्ट नहीं आएगा। डिफेक्ट बहुत बड़े भी बहुत छोटे भी, सब डिफेक्ट डिफेक्ट होते हैं। तो हम ये कम किसी को ये नहीं बोल सकते, कमिटमेंट नहीं कर सकते कि ये सॉफ्टवेयर 100% बग फ्री है, ठीक है। 99 बोल सकते हैं कि भैया बहुत टेस्टिंग हो चुकी है, 99% है। हो सकता है एक दो डिफेक्ट आ जाए। कभी कभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मैच नहीं करती है कि उसने कुछ और बोला था, क्योंकि क्लाइंट ज़्यादा नॉन टेक्निकल होते हैं, कुछ और बोलते हैं, इम्प्लीमेंट कुछ और कराना होता है, तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो डिफेक्ट आते हैं। तो किसी एक के लिए डिफेक्ट होता है, किसी एक के लिए डिफेक्ट नहीं होता है। क्लियर? तो वहां पे भी इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है। तो 100% बग फ्री एप्लीकेशन नहीं हो सकती। ये प्रिंसिपल है किसके? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 समझ में आए? किसी को डाउट है किसी चीज पे? क्लियर सर। क्लियर है। क्लियर है सर। किसी को बाकी? ठीक है। कि पहले आप क्या करोगे, उसको लिखोगे कि ये इसके इतने टेस्ट केस बनेंगे, हम ये चीजें इसमें चेक करने वाले हैं, वो सब कुछ आप लिखोगे, उसको अप्रूव करवाओगे कि सर ये इनफ है। वो सीनियर अप्रूव करेगा कि आपने ठीक टेस्ट केस लिखे हैं, आपकी अप्रोच ठीक है, तब जाके उनको आप एग्जीक्यूट करोगे। ऐसा नहीं है कि टेस्ट फीचर आया, सीधे वेबसाइट खोली, उसकी और टेस्टिंग करने लगे। नहीं। हाँ, हो सकता है आप 2-3 फीचर चेक करो, कोई ऐसा पॉइंट था जो आपने कवर ही नहीं किया, बाद में डिफेक्ट आ गया, आपको अगर सर ये तो बताया नहीं था, ये तो था ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं। क्लियर? तो ये टेस्ट केस बनाने पड़ते हैं, इनको बोलते हैं टेस्ट केस। लास्ट वाली थी ना कि टेस्ट केस अपडेट करते रहने चाहिए, तो इनको अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम, ये ठीक लिखे हैं नहीं लिखे हैं।
कैस्केड बनाना सीखेंगे, हमारे मॉड्यूल में है। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. जी। Yes. किसी को भी डाउट है इसमें? आकांक्षा, अभिषेक, भारती? निशा क्लियर हो गया ये? भारती? Yes, sir. अभिषेक वाधवा? ठीक है। भारती क्लियर है आपको? Yes, it's clear. ठीक ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। SDLC मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यू में। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इससे पहले हमारे पास ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वाटर लाइफ साइकिल आपने पढ़ी होगी बचपन में, पढ़ी है सबने? कुछ इस तरीके का हमने बचपन में पढ़ते थे कि पानी होता है, ठीक है, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन होता है, बादल बनते हैं, कंडेंसेशन होता है, बारिश होती है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, तो वाटर लाइफ साइकिल होती थी, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चों ने पढ़ा होगा। बचपन में तो सभी थे कॉमन। ये वाटर साइकिल, पानी कैसे जनरेट होता है, कैसे बारिश होती है। ऐसे ही प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर का, कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, किन किन फेज से होके गुजरता है। जैसे एक ह्यूमन है, ठीक है, तो पहले वो न्यूबॉर्न होता है, टॉडलर, फिर चाइल्ड होता है, फिर टीन एज में जाता है, फिर एडल्ट, फिर सीनियर सिटीजन। वो उसकी लाइफ साइकिल है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल होती है, कि सॉफ्टवेयर किन किन प्रोसेस से होके जाएगा। SDLC is a process that create a structure for development of software. It makes the development team able to design, create, deliver a high quality product. तो एक प्रोसेस है जो कंपनीज फॉलो करती हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ऐसा ही नहीं किसी ने कहा सॉफ्टवेयर बना दो, कोड करना शुरू होगा, टेस्ट करना शुरू होगा, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर बनने का, उसको हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कौन कौन से फेज होते हैं? सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट फेज। रिक्वायरमेंट फेज में क्या होता है, पहले ही समझ लो। रिक्वायरमेंट फेज, सेकंड डिजाइन फेज, बिल्ड एंड डेवलपमेंट फेज, टेस्टिंग फेज, डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी फेज, मेंटेनेंस फेज। ये डिफरेंट फेज होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर पहले रिक्वायरमेंट होती है, फिर डिजाइन होता है, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। अब इनकी एक एक फेज को डिफाइन करते हैं, ये क्या होते हैं। पहला है रिक्वायरमेंट फेज। रिक्वायरमेंट फेज का मतलब होता है कि हमें किसी ने बोला कि सॉफ्टवेयर बनाना है आपको। एक बैंक आ गया नया, फॉर एग्जाम्पल XYZ, कोई लक्ष्मी बैंक आ गया, ठीक है, और वो बोल रहा है कि मुझे अपनी वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन बनाना है, इसमें लोगों का डाटा रहे, लोग आके पेमेंट कर सकें और बैंकिंग सारी फैसिलिटी यूज कर सकें। तो सिर्फ इतना बोल रहा है। तो जो हमारे प्रोडक्ट ओनर हैं कंपनी के, या जो मैनेजर हैं, सीनियर लेवल हैं, वो जाएंगे कंपनी से बात करेंगे। अच्छा, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, बताओ सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना चाहिए, कितने पेजेस बनेंगे, पेजेस के ऊपर कैसा लेआउट रहेगा, कुछ सैंपल्स दिखाते हैं। जैसे भी आप कुछ सोफा लेने जाते हो या कुछ कुछ भी लेने जाते हो, कोई कपड़े ही लेने जाते हैं, ड्रेस लेने जाते हैं, तो वो बताता है कि पूछता है आपसे कैसे चाहिए आपको। ठीक है, आप चाहते हो कैजुअल चाहिए, फॉर्मल चाहिए, पार्टी वेयर चाहिए, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूछ रहा है वो। आपकी हाइट कितनी है, कौन सा साइज लगेगा, वो सारी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर में पूछी जाती है। कि सॉफ्टवेयर कैसा चाहिए, क्या क्या फीचर होने चाहिए, उसकी डिटेल्स बनती है। सारा डिटेल्स को नोट कर, एक एक छोटी छोटी डिटेल्स, एक बॉक्स भी बन रहा है, एक बटन भी बन रहा है, उसकी भी डिटेल्स ली जाती है। ठीक है,
उसे कहते हैं रिक्वायरमेंट फेज। कि जितने भी एनालिस्ट हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो ऑल द बिजनेस मैनेजर्स हैं, वो रिक्वायरमेंट लेके आते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है। एक डॉक्यूमेंट बनता है, SRS बोलते हैं उसको, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एक गाइड होती है। मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, लिखवाया तो सर आप। SRS डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, पूरी एक गाइड होती है इस तरह की, ठीक है। इसमें पर्पस, इंटेंशन, डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिखा होता है फीचर का। ये बहुत छोटी डिटेल में बनी रहती है। अभी सिर्फ ये सैंपल है कि क्या क्या हाइड्रोज, बहुत बड़ी बुक होती है, पूरी बुक एक की तरह होती है, बुकलेट होती है। क्लियर। एक सैंपल, इसमें सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए वो सब मेंशन होता है। ऐसे पूरे डॉक्यूमेंट बने, टेबल ऑफ कंटेंट, इसके अंदर प्रोडक्ट का डिफिनेशन, डिजाइन पेज, क्या क्या बहुत सारी चीज होती है। ये तो अभी एग्जांपल दिया तो हेडिंग नहीं लिखा, पूरी डिटेल में लिखा होता है इस तरीके से, नॉर्मल फ्लो, फ्रंट एंड कैसा दिखेगा, रिलीज किस में जाएगा, क्या क्या होगा, पूरी एक बुकलेट होती है, इसे बोलते हैं SRS। तो रिक्वायरमेंट फेज में बुकलेट बन रही होती है, इसे बोलते हैं सॉफ्ट SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसको ही देख के आगे प्लानिंग की जाती है, डिजाइन किया जाता है। पहले रिक्वायरमेंट आती है, उससे SRS बनता है, फिर नेक्स्ट फेज आता है सॉफ्टवेयर का डिजाइन फेज। सॉफ्टवेयर, इसमें स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, फ्लो डायग्राम बनाए जाते हैं। फ्लो डायग्राम की कैसा फ्लो रहेगा, डेटाबेस कौन सा यूज होगा, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में बनाना है, ये रिक्वायरमेंट हमें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इसके लिए क्या क्या चाहिए, कितने डेवलपर चाहिए, कितने टेस्टर चाहिए, कितनी टीम चाहिए, वो सब यहाँ पे होता है। सारी प्लानिंग यहाँ पे हो रही होती है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कौन से इंजीनियर चाहिए, यहीं पे हायरिंग होती है। जब प्रोजेक्ट आता है बहुत बड़ा, तब यहाँ पे हायरिंग भी चालू होती है कि भैया ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, गैदर कर लो। क्लियर। डिजाइन फेज के बाद आते हैं हम बिल्ड एंड डेवलपमेंट फेज। इस फेज में कोडिंग स्टार्ट होती है कि रिक्वायरमेंट आ गई, ये बनाना है, डेवलपर्स आ गए, लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, अब उसकी कोडिंग करो। तो धीरे धीरे करके बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। बिल्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमने कोड लिखा और कोड को सेव करके अपने लोकल सर्वर पे ही कंपनी के डाल दिया। तो उस कोड हम डालते हैं ना, उसको बिल्ड बोलते हैं। बिल्ड सर्वर पे, एक कॉमन सर्वर पे जहाँ पे टेस्टर उसको चेक कर सके। अब किसी ने अपने लोकल कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर बनाया, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक विजुअल स्टूडियो है, ठीक है, इस पे सॉफ्टवेयर बनते हैं। ये .NET का पार्ट है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये एक IDE है, मतलब इसमें सॉफ्टवेयर बनता है। एक बार स्टार्ट हो जाए, थोड़ा साइड है, तो इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है जो काम करता है, जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर बन रहा होता है। ठीक है, क्लियर। अब ये तो मेरे सिस्टम पे चलेगा, लेकिन इसको टेस्ट करना होगा तो डेवलपर कैसे करेगा, मेरे सिस्टम पे आके तो चेक करेगा नहीं। तो मुझे ये सारा कोड जो मैंने किया है, ठीक है, ये सारा कोड जो हमने किया है, ये सर्वर पे डालना होता है। तो ये बिल्ड जाती है। क्लियर। ये बिल्ड कहाँ पे जाएगी, ये सारा कोड कहाँ जाएगा, ये सारा कोड जाएगा सर्वर पे। उसको भेजने का तरीका होता है, एक सोर्स ट्री होता है, ठीक है, गिट के थ्रू हम उस सर्वर पे भेजते हैं, लोकल सर्वर पे। डिप्लॉयमेंट कहते हैं उसको। तो बिल्ड जो आ रही होती है, बिल्ड का मतलब है मैंने नया कोड बिल्ड किया है और टेस्टर को दिया है टेस्ट करने के लिए। नई बिल्ड आ रही है मतलब नया सॉफ्टवेयर का काम आ रहा है। तो उस बिल्ड को चेक करना होता है किसे, टेस्टर को। तो कोडिंग फेस होता है, ये कोडिंग कर रहे होते हैं पैरेलली,
टेस्टर्स क्या करते हैं, टेस्ट केस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता है ये फीचर है, इस फीचर की टेस्टिंग ऐसे होगी, ये टेस्ट केस बनेंगे। एक साइड कोडिंग हो रही होती है, एक साइड उसके टेस्ट केस लिख रहे होते हैं। कोडिंग कंप्लीट होती है, एक मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, उन्होंने सर्वर पे बिल्ड चला दी और बिल्ड हो गई, तो टेस्टर क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। ये अपने नए मॉड्यूल पे काम करेंगे, ये पहले मॉड्यूल पे टेस्टिंग कर रहे होंगे। इनकी टेस्टिंग में डिफेक्ट आएंगे, डिफेक्ट देंगे, ये जब दूसरा मॉड्यूल भेज रहे होंगे तो पहले मॉड्यूल के डिफेक्ट दोबारा से सही करके इसमें भेजेंगे, दूसरी बिल्ड आएगी, तो फिर ये दूसरी बिल्ड को भी चेक करेंगे, पहले बिल्ड को भी चेक करेंगे, फिर आपस में इंटीग्रेशन करके देखेंगे एक बिल्ड का दूसरी बिल्ड से। इंटीग्रेशन ये करके देते हैं, ये सिर्फ चेक करेंगे। एक यूआरएल मिल जाता है टेस्टर को, वो उस यूआरएल पे जाके वेबसाइट को चेक कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट फेज है Yes, sir. डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी फेज। जब सारा प्रोसेस हो जाता है, मल्टीपल आइटरेशन हो जाती हैं, मल्टीपल बिल्ड आ गई, सॉफ्टवेयर ने बना लिया, टेस्टर ने चेक कर लिया, फिर जब हमें डिलीवर करना होता है तो हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, एक ऐसे सर्वर पर डालते हैं जहाँ पे सब लोग यूज कर सकते हैं, पब्लिक सर्वर, डोमेन सर्वर जिसे हम बोलते हैं। वहां पे पूरे सॉफ्टवेयर को भेजा जाता है, ठीक है, वहां पे चेक किया जाता है कि ठीक है, जब वो ठीक हो जाता है तो उससे बोलते हैं हम डिप्लॉयमेंट हो गई है, तो सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया है किसी सर्वर पे जहां से पब्लिक उसको यूज कर सकती है। क्लियर। डिप्लॉयमेंट के बाद सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फेज में जाता है। मेंटेनेंस फेज का मतलब है कि छोटी मोटी गलतियां उसमें आती रहती हैं। जैसे घर बनता है हमारा, एक साल तो हमने बना लिया, फिर वो धीरे धीरे मेंटेनेंस होता है कि कभी ये खराब हो गया, कभी वो खराब हो गया, कभी ये सही कराना है, कभी हमें कुछ चेंज करना है, तो छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं, तो सारे चेंजेस मेंटेनेंस फेज में आते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन का काम है। सॉफ्टवेयर आप देखोगे, फेसबुक अगर आप यूज करते हो तो 5 साल पहले फेसबुक थोड़ा अलग तरीके से दिखता था, अब थोड़ा अपडेट हो गया, अलग तरीके से दिखता है। 10 साल पहले, 15 साल पहले अलग तरीके से था, तो अपडेट होता रहता है, अपडेट होता रहता है, ये प्रोसेस दोबारा चलता रहता है, और लाइफ टाइम के लिए मेंटेनेंस फेज में रहता है प्रोजेक्ट। ये क्लियर हो गया। Yes. ये सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर। ये चीज क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है किसी भी फेज में, एक बार दोबारा पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा पूछा जाता है टेस्टिंग में। व्हाट इज एसडीएलसी, क्या आपको पता है सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे क्यों होता है? तो आपको सारे फेज पता होने चाहिए, रटना नहीं है, इसको समझना है। रटोगे तो फिर वो आंसर दे पाओगे जो बुक में है, वो घुमा फिरा के इंटरव्यूअर आपसे कुछ और पूछ लेगा, अगर आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे। तो समझ लो इन चीजों को, लिखा इसलिए है ये ताकि इसको पढ़ के दोबारा आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या समझाया था। ये क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल जैसे डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल है ना, सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल है, वैसे ही टेस्टर की भी लाइफ साइकिल है। जो टेस्टिंग फेज होता है ये वाला, इसकी भी अपनी लाइफ साइकिल है। अब हमें इस पे नहीं जाना है, हम टेस्टर थे तो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। एक टेस्टर का काम क्या है, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग फेज में उसका हेल्प देना, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा प्रोसेस अच्छे से हो, तभी वो टेस्टिंग कर पाएगा। टेस्टिंग के लिए डिप्लॉयमेंट अच्छे से हो, डिजाइन अच्छे से हो, रिक्वायरमेंट अच्छे से आए। टेस्टर काम सिर्फ यहाँ पे नहीं है, काम तो वो यहाँ पे करता है लेकिन डिपेंडेंट और लोगों के ऊपर भी है। जैसे एक क्रिकेट टीम होती है, एक बॉलर है, बॉलर बहुत अच्छी बॉल करा रहा है लेकिन टीम हार रही है, तो वो अच्छा फेज नहीं है, तो उसकी भी इतनी अप्रिसिएशन नहीं होगा क्योंकि वो लूजिंग टीम है। जब ये प्रोसेस पूरा अच्छे से होता है, सारे फेज अच्छे से होते हैं, तभी डेवलपर की भी वाह वाह होती है और टेस्टर की भी, कि अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। क्लियर। लेकिन सारे प्रोडक्ट में भी टेस्टिंग जो फेज है उसमें भी टेस्टर का अपना रोल होता है, उसकी अपनी साइकिल है कि उसको क्या क्या काम करना पड़ता है। तो ये टेस्टर का काम आ गया सारा। टेस्टिंग लाइफ साइकिल, टेस्टिंग लाइफ साइकिल में पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जो भी रिक्वायरमेंट आई है उसको एनालाइज करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस बारे में है, क्या मुझे रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है, बिजनेस क्या चाहता है। बिजनेस का मतलब है
जो क्लाइंट है वो उसका बिजनेस लॉजिक क्या है, वो क्या बनाना चाहता है, तो उसको पूरा समझना पड़ता है। एसआरएस डॉक्यूमेंट पढ़नी पड़ती है। सॉफ्टवेयर के बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी को पता होता है कंपनी में तो वो टेस्टर है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस बहुत अच्छे से करता है। कभी डेवलपर को समझ में नहीं आएगा कि क्या बनाना है, तो तुरंत टेस्टर के पास भागेगा कि ये कैसे होता है। टेस्टर उसे बताएगा ये ऐसे चलता है, ये ऐसे बनाना था, सही या गलत क्या है, टेस्टर बताता है उसको। क्लियर? कभी कोई सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है सही, टेस्टर के पास आएंगे कि बताओ ये फंक्शन था, एसआरएस में ये लिखा है। क्योंकि डेवलपर पार्टिकुलर मॉड्यूल पे वर्क करते हैं, कोई फ्रंट एंड बना रहा है, कोई बैक एंड बना रहा है, लेकिन जब पूरा मिल के आ रहा है तो वो सॉफ्टवेयर टेस्टर के पास आता है। वो एंड टू एंड उसको यूज कर रहा है, डेली यूज कर रहा है, हर घंटे यूज कर रहा है, तो उसको पता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट पढ़ी होती है। और क्लाइंट से भी ज्यादातर इंटरेक्शन किसका होता है? टेस्टर्स का। जब वॉक थ्रू देना है कि हमने क्या बनाया है तो टेस्टर बताता है उसको, वहां पर डेवलपर नहीं बता पाता, तो क्लाइंट इंटरेक्शन भी ज्यादा होता है। ये चीज क्लियर हुई? Yes, Yes. sir. तो Yes. ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज जब एसडीएलसी का पहला फेज चल रहा होता है तब ये स्टार्ट हो जाता है। हमने पढ़ा था ना प्रिंसिपल, अर्ली टेस्टिंग। ये सारा टेस्टिंग का पार्ट है। टेस्टिंग का पार्ट सिर्फ वेबसाइट को टेस्ट करना नहीं, पूरी लाइफ साइकिल में वर्क करना। पूरी लाइफ साइकिल का जब ये फेज चल रहा होता है, रिक्वायरमेंट फेज, रिक्वायरमेंट आ रही होती है, तो टेस्टर उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करता है। जैसे ही सेकंड फेज में आ गया, डिजाइन फेज और डेवलपमेंट फेज में, तो इधर टेस्ट प्लान क्रिएशन, टेस्ट प्लान बनाना, टेस्ट प्लान की स्ट्रेटजीज स्टार्ट हो जाती हैं कि कैसा कैसा टेस्ट केस बनेगा, क्या क्या टेस्ट केस करना है, कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए होंगे, कौन कौन से ब्राउजर चाहिए होंगे, कितनी ब्राउजर की कैपेबिलिटी होगी, कितना रैम चाहिए, कितना सिस्टम चाहिए, कितना टाइम चाहिए, क्या हमारे पास और ज्यादा सॉफ्टवेयर टेस्टर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, कौन कौन सी टेस्टिंग होगी। सारी प्लानिंग, सारा क्रिएशन यहीं पे होता है। थर्ड, इन्वायरमेंट सेटअप। इन्वायरमेंट सेटअप कि आपको टेस्टिंग के लिए क्या क्या चाहिए, आप इसमें बताते हैं। आपको सिस्टम, मोबाइल की टेस्टिंग आ गई, किसी वेबसाइट को मोबाइल पर टेस्ट करना है, तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए। कंपनी में पूरी लैब सेटअप होती है जहाँ पे अलग अलग मॉडल्स के मोबाइल रखे जाते हैं, उस पर चेक करना होता है, तो आपको चाहिए कि भैया उसका एक्सेस मेरे पास हो। किसी नए ब्राउजर पे चेक करना है, वो होना चाहिए। सफारी पे चेक करना है तो आपके पास मैकबुक होना चाहिए। वो सारा रिक्वायरमेंट। कुछ डेटा है कि वो लॉगिन आईडी या पासवर्ड के बिना नहीं चलता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। इन्वायरमेंट सेटअप मतलब कि जितनी भी चीजें चाहिए आपको टेस्ट करने के लिए, वो आपके पास थर्ड फेज में आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं आप टेस्ट केस करने बोले तो दौड़ के जा रहे हो कि भैया मुझे लॉगिन आईडी दे दो, पासवर्ड दे दो, मेरे पास तो एक्सेस ही नहीं है, मेरा तो सिस्टम में ही नहीं चल रहा, ये तो 6 GB पे चलना था, मेरा तो 4 GB का है। तो सारी रिक्वायरमेंट आपको एनालिसिस करनी है और अपना इन्वायरमेंट रेडी करके रखना है। जैसे बिल्ड आएगी, टेस्ट केसेस स्टार्ट कर देने, एग्जीक्यूट करने। बिल्ड आएगी मतलब कोड आएगा नया। अब बिल्ड मैं बोलूंगा, कोड नहीं बोलूंगा, याद रखना। बिल्ड आएगी बोलूंगा तो मतलब है नया कोड आया है सर्वर पे। क्लियर? Yes. Yes, sir. टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया आपने, ठीक है। टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने के बाद आपने देखा ये पास हो रहा है, उसको लिख दिया पास, ये फेल हो रहा है, उसको बता दिया फेल हो रहा है। फिर डिफ जैसे फेल हो गया तो आप पूरा एक डिफेक्ट लॉग करोगे। डिफेक्ट लॉगिन का प्रोसेस है, आप बताओगे कौन सा डिफेक्ट था, उसका स्क्रीनशॉट दोगे, या कभी कभी वीडियो बना के देनी पड़ती है कि ये डिफेक्ट आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कुछ कॉम्प्लेक्स है, 3 4 स्टेप करने के बाद आ रहा है, वो आपको समझाना पड़ता है स्क्रीन का रिकॉर्डिंग करके, या कभी फोटो खींच के भैया ये आ रहा है। क्लियर? मैंने ऐसे स्टेप फॉलो किए तब आया था, उसे बोलते हैं डिफेक्ट लॉगिंग। फिर उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, कभी वो ओपन होता है, कभी किसी को असाइन होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी अभी। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, डिफेक्ट दोबारा सॉल्व होके आ गया, आपने टेस्ट केस रन कर लिया, फिर टेस्ट साइकिल क्लोजर। क्लोजर में आप रिपोर्ट जनरेट करते हो कि इतने टेस्ट केस पास हुए हैं, इतने फेल हुए हैं, इतने परसेंट टेस्टिंग किए हैं, हमने ये मॉडल को टेस्ट किया था, उसका पूरा आरटीएम बनता है। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, वो बताती है कौन कौन से मॉड्यूल में कितने कितने टेस्ट केस लिखे थे, कौन कौन से डिफेक्ट आए हैं, कौन कौन से रिजॉल्व किए। पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है मैनेजर को क्लोजर रिपोर्ट की, ताकि वो क्लाइंट के साथ शेयर कर सके हमने इतनी टेस्टिंग की है। क्लियर? ये Yes, sir. सारे पॉइंट क्लियर हैं?
तो ये डिफेक्ट लॉगिंग को एक बार रिपीट कर देना। डिफेक्ट लॉगिंग का मतलब है आपने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया, आपके पास डिफेक्ट आ गए, अब आप कैसे बताओगे किसी को? तो टेस्टर क्या करता है, एक शीट मिलती है, कहीं कहीं सॉफ्टवेयर से होते हैं, जीरा बगजीला सॉफ्टवेयर होते हैं, उस पे डिफेक्ट लॉगिंग का एक तरीका होता है कि आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो आप पहले उसको डिफेक्ट का नाम दोगे, कौन से मॉड्यूल में आया दोगे, कब आया है, किसने टेस्ट किया था, क्या क्या स्टेप फॉलो किए थे आपने, उन सबको लिखना सीखेंगे अभी हम। डिफेक्ट लॉगिंग हमारा एक मॉड्यूल है, ठीक है? ये हम सीखेंगे कैसे डिफेक्ट को लॉग किया जाता है। क्लियर? आरटीएम हमारा लॉगिंग के टाइम पे क्रिएट होता है क्या? नहीं, आरटीएम क्या होता है कि मैनेजर क्रिएट करके रखते हैं, शुरू से क्रिएट करके रखते हैं उस आरटीएम को। एक मैट्रिक्स है, बेसिकली एक एक्सेल शीट है हाँ। जिसमें हम सिर्फ ये ट्रैक कर रहे हैं कि किसने कितना एग्जीक्यूट किया, कितना नहीं किया, ट्रैकिंग के लिए यूज होता है बेसिकली। तो वो कभी कभी स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देते हैं कि कितने टेस्ट केस, एक पॉइंट पे आके वो हमें बताता है कि हम किस एरिया में खड़े हैं, कितने टेस्ट केस हो गए, कितने नहीं हो गए। ओके, जहाँ से हमारा टेस्टिंग फेज स्टार्ट होता है बेसिकली, हाँ, जैसे कि एक हम ओके। मैट्रिक्स, एक रफली एक जब टेस्ट प्लान बनाते हैं ना, क्या क्या करना है, तो उससे हम हाँ। आरटीएम भी बनाना शुरू कर देते हैं कि ओके। अगर 2 महीने 3 महीने टेस्टिंग हो गई तो हमें पता लगे कितनी टेस्टिंग हो गई, कौन कौन से डिफेक्ट आए, उन डिफेक्ट का स्टेटस क्या है, टेस्टिंग का स्टेटस क्या है। क्लियर? तो ये बेसिकली मैनेजर अपने पास रखते हैं, तो आपको थोड़ा सा उसका आइडिया होता रहता है, आपके साथ शेयर रहती है कितने टेस्ट केस हो गए, इतने पास हो गए, ये डिफेक्ट इसको मिला था, उससे आप फॉलो कर पाओ कि वो डिफेक्ट मैंने दिया था वो सही हो गया नहीं हो गया। ओके। ओके। इसलिए इसको ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स कहते हैं, आरटीएम, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। क्या रिक्वायरमेंट आई थी, क्या हम कर रहे हैं और किस फेज में हम खड़े हैं। क्लियर? यस सर यस। एक बार ही फिर से बता दीजिए। आरटीएम टॉपिक आएगा। आरटीएम क्या है, एक मैट्रिक्स है, एक एक्सेल शीट है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, गूगल है तो क्या दिक्कत है। आरटीएम मैट्रिक्स, ठीक है? कुछ इस तरीके से एक शीट बनी होती है, ऐसे समझ लो, नाम बहुत बड़ा है इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक शीट बनी होती है, ठीक है? इसमें रिक्वायरमेंट क्या थी, जस्टिफिकेशन क्या है, प्रोजेक्ट किसके पास है, रिक्वेस्टेड बाय किसने किया है, डिपार्टमेंट क्या है, डिजाइन किसने किया है, टेस्ट केस कौन से इसमें टेस्ट केस लिखे हुए हैं, एक रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स बनती है। क्लियर? इस तरीके से बेसिकली मैनेजर बना के रखते हैं अपने पास, एक इस तरीके से मैट्रिक्स बनाते हैं, कौन कौन से टेस्ट केस थे, पास हो गए, फेल हो गए। आरटीएम टेम्पलेट है। इससे क्या पता लगता है कि हमने कितनी टेस्टिंग कर ली, पास कितने हो गए, फेल कितने हो गए, इस शीट से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20 टेस्टर हैं, मैनेजर आए आज बोले भैया किस किसने टेस्टिंग कर ली, कितनी टेस्टिंग हो गई, तो 20 से नहीं पूछेगा, वो जाके इस शीट में देखेगा। इस शीट को अपडेट करना पड़ता है जो भी टेस्टर कर रहे होते हैं, तो उनको पता लग जाएगा क्या क्या है। जैसे एक रिपोर्ट कार्ड बनता है ना आपका, पूरे साल आप लोग पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए, सेकंड में कितने आए, किसी का बैक आई, दोबारा टेस्ट दिया, यूटी में कितनी परसेंट, सिर्फ वो। क्लियर? यस। तो सर ये शीट कैसी क्या होती है, मतलब इसको बताओगे एक्सेल कहाँ शीट अपडेट होती करना है। पड़ता है? ओके, एक्सेल शीट में। तो हम्म। उसका इंक्लूड वो इसी टेक्सटिंग में ही होती है, उसके लिए अलग से होती है? नहीं नहीं, टेस्टिंग का ही पार्ट है वो मैनेजर आपको शीट बना के देंगे, ऐसे एक्सेल शीट बना के देंगे। तो एक्सेल शीट होगी, उसमें हमें अपडेट करना पड़ेगा डेली का, डेली वर्क? वो डिपेंड करता है कंपनी कैसे, एक एक्सेल शीट बनेगी, उसमें रिक्वायरमेंट लिखी है, मॉड्यूल लिखा है, आपके पास कौन सा मॉड्यूल है, टेस्ट केस नेम लिखा है, पास हुआ है, फेल हुआ है, कोई डिफेक्ट आया है, ठीक है? उसके लिए होता है वो। क्लियर? आएंगे आरटीएम पे भी आएंगे, आरटीएम भी है आगे। ये क्लियर हो गया? टेस्टिंग लाइफ सर। साइकिल जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो गया? यस। यस। सर। रिक्वायरमेंट पहला स्टेप है, जो रिक्वायरमेंट आई है उसको एनालाइज करना है, टेस्ट प्लान बनाना है, टेस्ट केस बनाने हैं यहाँ पे, ये टेस्ट केस क्रिएशन होगा बेसिकली टेस्ट केस के लिए, ठीक है? इन्वायरमेंट सेटअप, इन्वायरमेंट सेट करके रखना है, डेटा लेके रखना है, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, टेक्स्ट केस जो हमने बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करना है, टेक्स्ट केस एग्जीक्यूशन के साथ हम जो आरटीएम बनी होती है रिक्वायरमेंट है उसको भी प्रिपेयर करते जाते हैं फेज बाय फेज।
ठीक है। रिक्वायरमेंट इज इंडस्ट्रियल लेवल फॉर्मेट। इंडस्ट्रियल लेवल फॉर्मेट मतलब जो मैनेजर देता है कि मुझे ऐसी रिपोर्ट चाहिए, वो उससे बनाते हैं। ईच टेस्ट केस इज मैप्ड विद द रिक्वायरमेंट। हर टेस्ट केस एक रिक्वायरमेंट से लिंक होता है। तो किसका पार्ट है, वो फेल हुआ है तो कौन से मॉड्यूल में डिफेक्ट आ रहे हैं पता लग जाता है। क्लियर। डिफेक्ट लॉगिंग समझ गए हो। टेस्ट साइकिल क्लोजर, रिपोर्ट जनरेट करना, कितने डिफेक्ट आए थे, कितनी टेस्टिंग हुई, कितने क्या क्या प्रोसेस किया, वो सारी रिपोर्ट। ये क्लियर हो गया प्रोसेस। Yes, it's clear. यस सर। किसी को डाउट है इस पे? एचडीएलसी के एचडीएलसी एक प्रोसेस था, ठीक है। उसके अलग अलग मॉडल्स हैं, बहुत थ्योरेटिकल है। बस एक एजाइल मॉडल आजकल फॉलो होता है, बाकी सारे मेथड चले गए, पुराने हो गए। लेकिन थ्योरी में है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जो डेवलप कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर, उसके अलग अलग मॉडल्स होते हैं। पहला है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल देखा होगा सबने, ठीक है। एक बार दिखाते हैं, फिर समझाते हैं वाटरफॉल मॉडल क्यों है ये। सिर्फ वाटरफॉल देखते हैं, इमेज से समझते हैं इसका नाम वाटरफॉल क्यों है। पानी गिर रहा है, सबको दिख रहा है, क्लियर। ये एक ऐसा फेज है, अगर यहां से पानी गिर गया तो वापस ऊपर नहीं जा सकता। ये चीज समझ में आ रही है। यस। वाटरफॉल में वाटर का एक फीचर है कि वाटर अगर इस लेवल से नीचे आ गया, बहते हुआ, तो फिर वो ऊपर नहीं जा सकता। उसी मॉडल को लेके एक मॉडल बनाया गया, सॉफ्टवेयर अप्रोच, वाटरफॉल मॉडल। इस अप्रोच में अगर आपने एक फेज कंप्लीट कर लिया, तब आप दूसरे फेज में वापस नहीं जा सकते, पिछले वाले फेज में वापस नहीं जा सकते। क्लियर। वाटरफॉल मॉडल बहुत सिंपल है कि आप रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर लो जितनी आपको चाहिए, उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ो, क्या ये रिक्वायरमेंट ठीक है, क्या हम कर सकते हैं। फिर डिजाइन करो, कोडिंग करो, टेस्टिंग करो, इंस्टॉलेशन करो, मेंटेनेंस करो। ये पुराना तरीका है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का। एक एक फेज कंप्लीट करते जाओ, एक फेज कंप्लीट हो गया दूसरे फेज पर जाओ, दूसरा कंप्लीट हो गया तीसरे फेज पर जाओ। ये चीज क्लियर हो गई। इसे बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। ये अब कम यूज होता है, क्योंकि इसमें दिक्कत ये थी कि रिक्वायरमेंट को फ्रीज करना पड़ता था स्टार्टिंग पोर्शन में, पहले स्टेप में रिक्वायरमेंट को फ्रीज करना पड़ता था। रिक्वायरमेंट को फ्रीज मतलब कि जो जो आपको बनाना है भैया पहले बता दो, ठीक है। जो जो आपको चाहिए वो पहले बता दो, बाद में कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता, सॉफ्टवेयर में चेंजेस आते रहते हैं, क्लाइंट के फीडबैक रहते हैं। वाटरफॉल मॉडल रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी क्लियर है, मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप जा सकते हो। क्लियर। वाटरफॉल मॉडल क्या कहता है कि रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए। दिस मॉडल हैज नो पैरेलल डिलीवरी। मतलब क्लाइंट को कब वो सॉफ्टवेयर दिखेगा, जब पूरा बन जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ी हो गई क्लाइंट के रिक्वायरमेंट में, तो वो सारे फेज कंप्लीट करने के बाद पता लगेगी, तब तक बहुत देर हो जाती है। क्लियर। हमने कोई मशीन बनाकर तैयार कर दी, छोटे से चेंजेस थे, पहले पता लग जाते तो दिक्कत नहीं होती, बाद में पता लगेंगे दिक्कत हो जाएगी। दिस इज वाटरफॉल। सेकंड है स्पाइरल मॉडल। अब इसमें क्या होता था कि एक फेज को ही फ्रीज करने में टाइम लगता था। इस फेज में सारे रिक्वायरमेंट लो, मल्टीपल बार डिस्कशन करो, एक एक करके स्टेप में आगे बढ़ते थे, बहुत टाइम लगता था सॉफ्टवेयर को डेवलप होने में। क्लियर। सेकंड आया था स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल क्या कहता था कि एक मॉड्यूल बनाओ,
बिजनेस नीड को समझो, उसके आर्किटेक्चर डिजाइन करो, बिल्ड दे दो, ठीक है। फिर मॉनिटरिंग करो कि ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, दोबारा क्लाइंट से सिस्टम लो, मॉड्यूल डिजाइन करो, बिल्ड दो, फिर फीडबैक लो क्लाइंट से, फिर रिक्वायरमेंट लो, फिर सिस्टम डिजाइन करो, फिर रिव्यू कराओ, टेस्टिंग। ये फेज ऐसे चलता है कि घुमाते रहो उसको। तो उसमें अगर वाटरफॉल में क्या था, एक बार रिक्वायरमेंट फ्रीज हो गई तो आप चेंज कर। इसमें अगर रिक्वायरमेंट आई, पहले मॉड्यूल ठीक नहीं चल रहा है, कुछ बनाया, क्लाइंट ने बोला था भैया ऐसा बनाना, फिर पता लगा यार ऐसा तो ठीक नहीं चल रहा है, चेंज करो, या इसमें ये एड ऑन कर दो, तो वो सारी चीजें इस मॉडल में हो जाती थी। क्लियर? इसमें लाइक अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे ये फीचर ऐड ऑन करके दो, तो वो तो एक तरह की न्यू रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट हाँ एडिशन हो गया। हाँ, रिक्वायरमेंट एडिशन भी आ सकता है इसमें, रिक्वायरमेंट चेंज भी आता है, एडिशन। क्योंकि क्लाइंट क्या होते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं। अगर मैं एक बिजनेस हाँ। ओनर हूँ, तो मुझे नहीं पता कि आईटी में क्या क्या चलता है, कैसे चलता है। मुझे तो भैया सॉफ्टवेयर बनाना था, मैं पहुंच गया पैसे लेके, भैया मुझे सॉफ्टवेयर बना के दो। अब फिर वो कह रहे थे कि ठीक है। सर ऐसा बन सकता है, आपका ये बन रहा है, आपने जो बताया था इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत है, आप ऐसा बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो। आप ही सोचो, अगर आपके लिए कोई, आपको अपने घर के यूज के लिए कोई ऐप बनाना है, हाँ हाँ। तो आपको स्टार्टिंग में पता ही नहीं होगा कि रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है। ऐसा भी बन सकता था क्या? तो हाँ पहली बार में करेक्ट। रिक्वायरमेंट लिखना पॉसिबल नहीं होता। कोई नया डेवलपमेंट हो रही हो, किसी नए एरिया नए फील्ड में डेवलपमेंट हो रही है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पता चलती। फॉर एग्जाम्पल यूपीआई ऐप 4 साल पहले बन रहे थे, तो पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे यूपीआई का यूज होगा। धीरे धीरे हिट एंड ट्राई किया, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बनाया, यूजर को बांटा, फीडबैक लिया, चेंज किया। तो ये हाँ। उस मॉडल के वर्क करता है कि रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो धीरे धीरे सॉफ्टवेयर को बिल्ड करो। ऐसा नहीं कि पूरा बना लिया उसके बाद चेक कर रहे हैं यार सही किया है नहीं किया है। ठीक है। ओके ओके, लाइक ऐसे ई कॉमर्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं ना, जैसे हाँ। सपोज किसी ने बनवा लिया, देन हम्म, फ्रंट एंड है वो बहुत अपीलिंग नहीं है, देन फिर हाँ, चेंज उसको करवाया। उसने पहले अपनी रिक्वायरमेंट दे दी कि ऐसा चाहिए था, बाद में उसे लगा रहे यार ये तो ठीक नहीं लग रहा है, इसमें कलर चेंज होने ओके। चाहिए। ठीक है, मैंने तो ग्रीन बोला था, ग्रीन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लू होने चाहिए, ब्लू थोड़ा आई कैचिंग है, ये बटन्स थोड़े से साइज के थिक नहीं लग रहे, छोटे करवा दो। क्योंकि वो तो ओके। नॉन टेक्निकल है, उसको नहीं पता उतनी चीजें, बनने के बाद उसको दिख रहा है। ऐसे फीडबैक, बिजनेस नीड नहीं थी यार, हमने ये फीचर बनवाया था, ये अब यूज ही नहीं होता है, हमारे मार्केट से हट गया है, कोई यूज ही नहीं कर रहा है, ठीक है उसको बंद कर दो, तो अब वो बंद हो जाता है। ओके ओके। ठीक है। बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, और वो फिर नई बिल्ड में चेंज होके चला जाता है। तो बिल्ड बाय बिल्ड, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल ये काम होता है कि एक बड़ा मॉड्यूल प्रिपेयर कर दिया, यूजर क्लाइंट को दिखाया। ओके, ये जो आपने ऊपर मेंशन कर रखा है कॉस्ट प्रोसेस, ये थोड़ा सा कॉस्ट एक्सप्लेन। प्रोसेस का मतलब है कि रिक्वायरमेंट जब चेंज होती है ना, तो कॉस्ट में भी चेंजेस आते हैं। हाँ, बिकॉज रीवर्किंग हुई है, हाँ, पूरी टीम ने रीवर्किंग, रीवर्क करी। वही है ठीक। कि कॉस्ट और प्रोसेस भी उसका चेंज होता रहता है। क्या आप ओके। फिक्स नहीं कर सकते भैया मैंने इतने नहीं दिए थे पैसे, इतने बना के दो, अब 10 बार तो आप चेंज कराओगे तो कैसे पॉसिबल है। ठीक ठीक है। है। तो एसआरएस में फिर अपडेट होता है, एसआरएस जो डॉक्यूमेंट बनता है उसमें अपडेट होता है, ये पुराने चेंजेस थे, ये नए चेंजेस है, पूरा डॉक्यूमेंट किया जाता है। ओके, एंड एसआरएस और एफआरएस हम सेम लाइक डॉक्यूमेंट को मेंशन हाँ, करते हैं ना? वो फीचर स्पेसिफिकेशन हो जाता है, फिर सॉफ्टवेयर ठीक है। स्पेसिफिकेशन पार्टिकुलर फीचर का। ओके। फ्लेक्सिबल चेंजेस आर अलाउड इन दी स्पाइरल मॉडल। ठीक है। अब दिक्कत क्या है, मॉडल में चेंजेस तो हैं, लेकिन ये छोटे सॉफ्टवेयर के लिए कामयाब नहीं है। छोटे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, बजट कम होता है, टाइमली फिनिश करना होता है, आप पूरी टीम को नहीं लगा सकते। अब जब तक चेंजेस करने गए तो टीम क्या करेगी, बैठी रहेगी। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है ज्यादा स्पाइरल मॉडल, कि एक मॉड्यूल था, दूसरे से इंटीग्रेटेड था, तो उसको भी बनाओ पहले, क्लाइंट को दिखाओ। कहने का मतलब इट इज नॉट सुटेबल स्मॉल प्रोसेस और लो रिस्क प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट में ज्यादा रिस्क है ही नहीं, स्मॉल प्रोजेक्ट था, 15 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था, 15-20 दिन में, 2 महीने में, 4 महीने में, वो रिक्वायरमेंट लेने पहुंच गए क्लाइंट के पास, क्लाइंट देख रहा है, चेंजेस बोल रहा है, फिर आ रहा है, फिर चेंजेस बोल रहा है, वो पता लगा 6 महीने, 10 महीने, 20 20 मंथ तक चला गया। 6 महीने का प्रोजेक्ट 1.5 साल में खत्म हो रहा है, क्यों? बार बार क्लाइंट बीच में आके कुछ ना कुछ बोल रहा है। तो छोटे प्रोजेक्ट के लिए ये नहीं फायदा है। पूरे चेंजेस होते, 6 महीने का प्रोजेक्ट था, 4 महीने और लग जाते, दोबारा बन के फिर से तैयार हो जाता। क्लाइंट को ले आए बीच में, 10 बार चेंज कराया, टाइम खिंच गया जाता।
कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। डेवलपमेंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉलर पार्ट, एक एक मॉडल करके हम बना सकते हैं। ठीक है, पहले यूज होता था मोर क्लैरिटी फॉर डेवलपमेंट टेस्ट, स्पाइरल मॉडल मैनेजमेंट इज बिट डिफिकल्ट। प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए भी अलग से लोग चाहिए, कौन सी रिक्वायरमेंट पहले थी, कौन सी बाद में, क्या क्या चेंज हुई, थोड़ा सा टफ होता गया ये। एक एक बिल्ड हम देते गए, मॉनिटरिंग होती गई, थोड़ा सा टफ होता गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटोटाइप मॉडल। Most significant advantage of previous model waterfall and spiral is that there were lot of customer rejection that happened after the application was developed. एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद कस्टमर की रिजेक्शन बहुत ज्यादा थी। तब आया प्रोटोटाइप मॉडल, कि हम एक प्रोडक्ट का छोटा सा प्रोटोटाइप बनाएं। भैया एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका एक डमी सॉफ्टवेयर बना के, वो बहुत वर्किंग नहीं बनाएंगे उसका कंप्लीट, एक डमी एक छोटा प्रोजेक्ट बना के क्लाइंट को दिखाएंगे कि भैया आपका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, ऐसा लेआउट रहेगा, ये स्क्रीन रहेगी, ऐसे कलर रहेंगे, ये एग्जीक्यूशन चलेगा। सिर्फ एक डिजाइन करके दिया जाएगा, उसे बोलते थे प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप होता है कि एक छोटा सा सैंपल चीज बना के दे दी। रिक्वायरमेंट लिया, फिजिबिलिटी स्टडी करी, प्रोटोटाइप क्रिएट किया वेब डेवलपर ने, प्रोटोटाइप की टेस्टिंग हुई, कस्टमर को रिव्यू दिखाया, पास हो गया रिव्यू, डिजाइन किया, कोडिंग की, टेस्टिंग की, मेंटेनेंस फेज में चला गया। नई चीज क्या आ गई, प्रोटोटाइप, कि एक सॉफ्टवेयर का प्रोटोटाइप दिखा दिया कि भैया ऐसा बनेगा आपका प्रोटोटाइप, ऐसा बनेगा आपका सॉफ्टवेयर। प्रोटोटाइप बनाने के सॉफ्टवेयर आते हैं, कंप्लीटली हम उसको क्या नहीं कर सकते, डिजाइन नहीं करके दिखाते, एक सैंपल प्रोटोटाइप दिखा के, वर्किंग डेमो प्रोजेक्ट दिखा के उसको बता देते हैं। क्लियर। वी कैन इजिली डिटेक्ट द मिसिंग फंक्शनैलिटी, कौन कौन सी चीजें मिसिंग है। अब दिक्कत इसमें भी आती थी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पहले प्रोटोटाइप में भी इतना टाइम लग जाता है कि भैया उसका पूरा प्रोटोटाइप बनाओ, छोटा ही बनता था लेकिन बनता था, फिर चेंजेस आ गए, प्रोटोटाइप में चेंजेस करो। ठीक है, ये भी धीरे धीरे डिप्लीट हो गया प्रोटोटाइप मेथड। नेक्स्ट आया वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, कि भैया प्रोटोटाइप भी काम नहीं कर रहा है, हर स्टेज पे वेरीफाई करो। SCRS, CRS जो प्रोसेस है, इसमें हम कस्टमर रिक्वायरमेंट से, कस्टमर की रिक्वायरमेंट लेते हैं, SRS बनाते हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट लो, रिव्यू कराओ, SRS लो, रिव्यू कराओ, हाई लेवल डिजाइन बनाओ, उसका रिव्यू कराओ, लो लेवल डिजाइन बनाओ, रिव्यू कराओ, कोडिंग करो, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करो, ये सारी चीजों को वैलिडेट कराओ। वेरिफिकेशन होता है कि जो हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है नहीं है। वैलिडेशन होता है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो ठीक है नहीं है। वेरिफिकेशन प्रोसेस का होता है, वैलिडेशन प्रोडक्ट का होता है। तो ये वी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, वी मॉडल था, कि हर स्टेज में हम कस्टमर को बीच में ला रहे हैं कि भैया थोड़ा सा काम किया, चेक कर लो ठीक है नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है, बाद में मत कहना चेंज हो गया। तो लगा जब तक प्रोटोटाइप बन गया, मॉडल डिप्लीट हो गया, फिर आप बोलोगे चेंजेस हो गए। इस मॉडल में दिक्कत थी कि कस्टमर के साथ बहुत ज्यादा कांटेक्ट करना पड़ता था, बहुत सारी डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना पड़ता था। ठीक है, तो ये भी कम यूज होना स्टार्ट हो गया। फिर जो नया मॉडल आया, जो मार्केट में अब चल रहा है, दैट इज एजाइल मॉडल। Agile model believe that every project needs to be handled differently and the existing method need to be tailored to best suit the project requirement. हर प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से हैंडल करना। In Agile, the tasks are divided into time boxes, small time frame to deliver specific feature for this release. अब इसमें क्या होता था कि पूरे प्रोजेक्ट को मल्टीपल फीचर्स में डिवाइड कर दिया। अब हम प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं करते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स को डिलीवर करते हैं। एजाइल मॉडल क्या कहता है कि पूरा सॉफ्टवेयर हम एक साथ डिलीवर करेंगे ही नहीं, एक साथ बनाएंगे ही नहीं, आइट्रेशन बनाएंगे। एक सॉफ्टवेयर है, 10 फीचर बनाने हैं, तो मैं उसको 10 फीचर को 4 साल में बन रहे हैं 10 फीचर उसके। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट गेटवे लगाना है, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना है, पीछे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिससे हम क्वेश्चन बना पाए,
एक ऐसा हो जैसे ऑटोमेटेड चेकिंग हो। तो अलग अलग फीचर्स हमने पार्ट में डिवाइड कर दिए। फॉर एग्जाम्पल इस सॉफ्टवेयर को बनने में 2 साल लगेंगे, तो हमने डिवाइड कर लिया कि 30 के 4 महीने में हम इसका एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वो सेंड करेंगे क्लाइंट को। तो आइट्रेशन 1, एक रिलीज होती है कम से कम 3 महीने 4 महीने की। उसके अंदर हम प्लानिंग करेंगे, उसकी उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे, टेस्ट कराएंगे, क्लाइंट को देंगे, क्लाइंट चेक करेगा, बताएगा। क्लियर? ये थोड़ा थोड़ा स्पाइरल मॉडल की तरह है, लेकिन इसमें हम मॉड्यूल वाइज नहीं जाते, इसके हम फीचर वाइज जाते हैं। और इसमें टास्क को डिवाइड करते हैं, ठीक है, टाइम फ्रेम के हिसाब से कि इतने टाइम में हमें इतना डिलीवर करना है। थोड़ा सा फास्ट है। एजाइल का मतलब होता है इसमें हम क्विकली चेंजेस कर सकें। तो एजाइल में स्प्रिंट चलती हैं, ठीक है। तो एक रिलीज को हम 5 या 6 स्प्रिंट में डिवाइड कर देते हैं। एक स्प्रिंट का मतलब है 2 वीक्स। तो 2 वीक के अंदर हम इतना काम करेंगे। उस वीक में भी हमारे पास यूजर स्टोरी आती है कि उस यूजर स्टोरी का क्या काम है, वो हमें डिफाइंड होता है, वो सारा प्लानिंग में होता है कि हमें पता है नेक्स्ट 6 महीने में हमारे पास क्या काम आने वाला है, कौन सा फीचर आने वाला है, कौन सी प्लानिंग होगी, क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइम क्या करना है। अगर एक फंक्शनैलिटी होल्ड होल्ड पे भी चली गई तो हम दूसरे पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, अलग यूजर स्टोरी पे काम करना। मुझे पूरे हफ्ते पता है कि मुझे मंडे आके क्या काम करना है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर यूज होता है एजाइल, सेंट्रल एजाइल का बगजिला यूज होता है, जीरा यूज होता है, रैली एक सॉफ्टवेयर है वो यूज होता है। उसमें टास्क बने हुए होते हैं डेवलपर के, उनको पता होता है क्या करना है, और टेस्टर को पता होता है क्या करना है। तो ये थोड़ा सा फास्ट मॉडल है वर्क करने का। मार्केट में एजाइल मॉडल यूज होता है। क्लियर? एजाइल के प्रॉस क्या है? वेरी रियलिस्टिक अप्रोच सॉफ्टवेयर डेवलप करने की, प्रमोट टीम वर्क एंड क्रॉस ट्रेनिंग, फंक्शनैलिटी कैन बी डिवाइडेड रैपिडली एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड। छोटी छोटी फंक्शनैलिटी बना के डेमो दे सकते हैं। रिसोर्स रिक्वायरमेंट आर मिनिमम, कम लोग की टीम चाहिए होती है क्योंकि बार बार वही टीम वर्क कर रही होती है। डिलीवरी अर्ली पार्शली वर्किंग सोल्यूशन, पहले डिलीवरी मिल जाती है क्लाइंट को, पार्शियल डिलीवरी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रोटोटाइप पूरा बना के देखना पड़ता है। गुड मॉडल फॉर एनवायरमेंट दैट चेंजेस स्टीडली, ऐसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो बार बार चेंज होती है। आजकल रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की बहुत चेंज होती रहती है, पहले ऐसा चाहिए था अब ऐसा चाहिए। मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ठीक है, इजी टू मेंटेन, ये सारे फीचर। एडवाइस क्या है? जो डिसएडवांटेज है, नॉट सुटेबल फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज। अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो अकेले नहीं बन सकता, 4 फीचर हैं, एक एक करके डिलीवर हो ही नहीं सकते, चारों एक साथ होंगे होंगे तो ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया कि भैया यूपीआई ऐप बनाना है, फ्रंट एंड बनेगा, बैक एंड के साथ जाएगा तभी जा पाएगा, वरना जा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाते हैं। कोई मशीन का सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करना है तो मशीन बनेगी तभी उसके अंदर सॉफ्टवेयर जाएगा, तभी डिलीवर हो सकता है। वरना ऐसा तो नहीं मशीन दे दी सॉफ्टवेयर बाद में, मोबाइल दे दिया उसके अंदर कैमरा चल नहीं रहा है इस तरह से कि बाद में इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्लियर? डिपेंड्स हेवली ऑन कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर का इंटरेक्शन ज्यादा होता है। तो ये कुछ प्रोस है कुछ कॉन्स थ्योरी का। ये सारे मॉडल समझ में आ गए। मार्केट में अभी कौन सा चल रहा है बूम पे? एजाइल मॉडल। पहले सबसे पहले वाटरफॉल था, स्पाइरल, प्रोटोटाइप भी। इसके अलावा भी मॉडल हैं बहुत सारी कंपनी वालों, 70% 80% कंपनी एजाइल में ही वर्क करती हैं। और वो पूछती हैं आपको कि आपको एजाइल मेथोलॉजी में आपने काम किया है नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत फास्ट है, ठीक है। और मार्केट में मैक्सिमम कंपनीज में एजाइल मॉडल ही फॉलो होता है। तो ये सीवी में भी जाता है कि हम एजाइल मेथोलॉजी में वर्क करते हैं, हमारा जो डेवलपमेंट साइकिल प्रोसेस है वो एजाइल मेथोलॉजी है, काम करने का तरीका एजाइल है। ये क्लियर हो गया?